सा एक डिफरेंट ही फेज आना शुरू हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि व्हाई ही इज डूइंग दिस, व्हाई ही इज सेइंग नो टू एवरीथिंग, कि तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम आज ये नहीं करोगी, आज फंक्शन तुम नहीं कंडक्ट कराओगी, ये नहीं करोगी, व्हाई। सो ये समझ नहीं आ रहा था। बट चले, तो एज अ हस्बैंड, एज माय हस्बैंड और एज हिज वाइफ, तो मुझे लगता था कि नहीं, अपने हस्बैंड का कहना मानना। और मैं बड़े आदर्श की तरह, आदर्शवादी की तरह आई यूज्ड टू से कि चले ठीक है, विदाउट आस्किंग कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। anyhow, so he was recovering also, and शुरू शुरू में मुझे शुरू के 2-4 महीने ऐसा लगा कि probably शायद मतलब कि वो आई वुड से कि ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, इतने उखड़े उखड़े हुए या इतने चिड़े हुए, या हर बात पे मुझे ना बोलना, स्नब करना, ऐसे क्यों कर रहे हैं। सो मैंने डॉक्टर्स, क्योंकि आई वाज कंसल्टिंग डॉक्टर्स आल्सो, क्योंकि उनका फॉलो अप चलता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि बिकॉज ही सिंस ही वाज वेरी यंग और छोटी एज में उनको पैरालिसिस हुआ है, सो प्रोबेबली इट इज नॉट गोइंग वेरी वेल विद हिम, सो यू प्लीज उनके थोड़े से नेचर को, बिहेवियर को थोड़ा सा ना, यू टेक इट ईजी, तो थोड़ा सा आप वो रहें, और इतना ज्यादा आपको इतना वो करने की जरूरत नहीं, जस्ट मेक हिम कंफर्टेबल। तो मुझे लगा कि शायद अगेन वो इसलिए चिड़े हुए हैं, इसलिए अपसेट है, और ज्यादा चिढ़ना शुरू हो गए थे, पहले से ज्यादा इरिटेटेड होना शुरू हो गए थे। तो मुझे लगा कि शायद दिस इज द रीजन, कि जो डॉक्टर ने बोला वो ही शायद रीजन है। तो आई लेट दैट थिंग हैपन, मैं उसको ये समझ के कि चलो ठीक है, प्रोबेबली 2-3 महीने बाद ठीक हो जाएंगे। पर ये चीज चलती रही, इट हैपेंड, इट वेंट ऑन। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फिर उन्होंने क्योंकि ब्रिटिशर थे, उन्होंने अपना इलाज लंदन में भी कराना था। ही वेंट टू लंदन, ही ट्रेवल्ड, एंड जब वो ट्रैवल करके वापस आए, तो हम ठीक है जैसे नॉर्मल होते हैं, गिफ्ट्स लाना ऐसे बच्चों के लिए, मेरे लिए। सो अगेन ही वॉज वेरी डिस्कनेक्टेड एंड बात नहीं कर रहे थे। एंड अचानक रात को सोते सोते ही टोल्ड मी, वन नाइट ही टोल्ड मी कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, इट इज, आई फाइंड इट डिसग्रेस दैट आई एम शेयरिंग दिस बेड विद यू, हाउ कैन आई, तो बड़ा गंदा सा अजीब सा बोला, तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये देख के कि व्हाई। तो एनी हाउ ही से ही चोज, ही सेड कि मैं बच्चों के रूम में सोऊंगा और बच्चे तुम्हारे साथ आज से सोएंगे। ऐसा चलो पता नहीं, ठीक है शायद मूड अच्छा नहीं है, तो चलो वो ठीक हो जाएगा। बट दिस थिंग वेंट ऑन, वी वर इन द रेंटेड हाउस, और ये चीज अगेन फॉर द नेक्स्ट 2-3 महीने चली। तो मेरे को लगा अभी ठीक हो जाएगा, अभी वापस आ जाएंगे अपने रूम में, क्योंकि इनकी तो आदत है। बट इट डिडंट हैपन दिस टाइम। सो आई वुड रादर से कि yes, around September, yeah, 2015 September only this time, what, एक दिन, one fine day he came, और घर आके ही वो सीधा आके कहते कि, मतलब साफ, अब उन्होंने कहा कि भाई अब नाउ आई हैव टू एंड दिस मैरिज, अब मुझे खत्म करना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, एंड दिस एंड दैट। सो इट केम टू मी लाइक अ शॉक कि भाई ये अचानक हो क्या गया, ऑल ऑफ अ सडन एक रात में ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या चीजें हुई कि why he is taking such a big stand, why is he taking such a big decision for all of us without even letting us know। मुझे पता भी नहीं कि ये चीज कब आई, अचानक एक ही दिन रात में आके सिर के ऊपर ठप करके ऐसे गिर गई। तो एनी हाउ फिर वो चीजें, ये फेज फिर वो चलना शुरू हुआ कि वेर ही सेड, फिर ही स्टार्टेड पिकिंग अप फाइट्स, और वो चीजें उन्होंने करना शुरू करी कि मैं वो उन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगी, बट उन्होंने वो चीजें करना शुरू करी कि आप किसी का जीना हराम कर दें और कोई बंदा भाग जाए। सो उन्होंने ये सब चीजें करना शुरू किया मेरे साथ, इवन बच्चों के साथ। ही स्टॉप्ड ऑल हिज सर्वेंट्स कि भाई बच्चों को कोई स्कूल नहीं छोड़ेगा, कोई घर नहीं लेने आएगा, बच्चे अपने आप मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें इकट्ठे, बहुत सारी, चाहे वो घर के फ्रंट में थे, चाहे वो बच्चों को लेके हो रहा था, चाहे घर के डोमेस्टिक हेल्थ थे, अच्छा डिटेक्टिव्स लगा दिए थे, मतलब बहुत कुछ हो रहा था। सो एक एक शौक के बाद दूसरा शौक आ रहा था। बट अगेन अब स्कूल क्या करूं, तो स्कूल भी जाना होता था। अगर घर में मैं बड़ी अपसेट होती थी, तो अगले दिन के लिए मेरे को तैयारी करनी होती थी टू गो टू माय वर्क प्लेस, बट वहां तक जाते जाते हिम्मत अपनी जवाब दे देती थी। स्कूल में जाना, तो स्कूल में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा होता था। एंड दिस टाइम माय हस्बैंड चोज नॉट टू स्पीक अगेन, ही जिप्ड हिज माउथ। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, मतलब वन ब्लो आफ्टर दी अनदर, इस टाइप का एक ब्लो के बाद दूसरा ब्लो मुझे पड़ ही जा रहा था, कि इससे पहले कि मैं एक ब्लो से संभलती, तब तक दो और आ जाते थे।
So it was happening parallelly, both at home, in the school also. चाहे वो मेरी पोस्ट को लेके मुझे डिमोट कर दिया एक ही रातों रात, मेरे कमरे से टेबल उठा दिया, टेलीफोन उठा दिया, लैपटॉप उठा दिया, वो स्कूल में ये चल रहा था। कमरे को ताला लगा देना, सामान मेरा निकाल देना, अलमारियों को बाहर कर देना। इट वाज लाइक ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और सिमिलरली घर में भी ऐसा ही था, नो सर्वेंट्स। बच्चे अपने आप स्कूल वैन लगा दिया, मुझे वैन लगाना पड़ा, बच्चे स्कूल वैसे जा रहे थे, किसी सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। और रातों रात चीजें एकदम 180 डिग्री एकदम कंप्लीट चेंज हो गई, कि जो चीजें सब कुछ थी और एक ही रात में सब कुछ आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। एनी हाउ, घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था क्योंकि घर बिल्कुल सामने ही था, तो वो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह मेरे पास ही आते थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन इतनी कंफ्यूज ऐसा क्यों है। So now this is the third phase of my life where I would say कि 2015 सितंबर onward से लेके till today. So I would say कि ये stage मेरा it was the revelations, बहुत सारी चीजें reveal हुई इस stage में, कि what was the reason behind, कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पता चले, so many things were revealed, and at the same time मेरी इस जर्नी की सेल्फ डिस्कवरी भी हुई, कि बेशक मेरे कई क्वेश्चंस के सवालों के जवाब मुझे आज तक नहीं मिले हैं, बट यस इन दिस थर्ड फेज रेवलेशंस प्लस सेल्फ डिस्कवरी मेरा जरूर हुआ। एनी हाउ, तो जब बहुत सारा अप एंड डाउन हो गया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो इस टाइम देन आई मेट शोभा जी। आई रिमेम्बर 2015 सितंबर या नवंबर के आसपास की बात है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा लीगल हेल्प ले लूं, कि मैं पूछूं कि क्या करना चाहिए। तो शोभा जी ने इस वक्त मुझे गाइड जरूर किया, बट मैंने अगेन एज नॉर्मल नॉर्मल वाइफ की नहीं, बिना लिटिगे मतलब बिना किसी चीज के अगर कोई चीज संभलती है या काउंसलिंग से कोई चीज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो शोभा जी के उन्होंने मुझे गाइड किया था इस वक्त, पर मैंने उनकी कोई भी बात इस टाइम नहीं मानी थी, क्योंकि अगेन आई वॉज वेरी फेयरफुल, वेरी वेरी फेयरफुल, वेरी इनसिक्योर, कि मुझे लगा कि नहीं, अगर हर चीज बाहर चली गई, नहीं, मैं चाहती हूँ कि अभी भी चीज संभल जाए। सो आई वॉज ऑलवेज अंडर द इम्प्रेशन कि नहीं, बातचीत करूं और संभले, बट आई थिंक थिंग्स वर वे आउट ऑफ हैंड। अगेन मैंने उस चीज को गेज नहीं करा, एंड फाइनली 2016 तक आते आते मुझे मेरी पोस्ट से उतार दिया, मेरे कमरे को ताला लगा दिया, मुझे स्कूल से बाहर कर दिया। बाहर इन द सेंस बाहर नहीं किया, मतलब मुझे उस जगह पोस्ट से उन्होंने डिमोट कर दिया। एंड और इस ड्यूरिंग फिर हमने जिस रेंटेड हाउस में हम रह रहे थे जीके में, साउथ दिल्ली में, उसके बाद फिर हम फर्दर उन्होंने इसी ड्यूरिंग जनवरी में ही 2017 हम फिर सब लोग सीआर पार्क में शिफ्ट हो गए। हम सब लोगों को सीआर पार्क जाना पड़ा। whether mom in law, she was paralytic that time क्योंकि she hasn't recovered till today, my husband, both the children, हम सब लोग सीआर पार्क आके वी स्टार्टेड लिविंग देयर। अगेन वैसा ही था, वो कहाँ जाना है, किधर जाना है, हमें कुछ पता नहीं था, हमें जहाँ लेके जा रहे थे हम वहीं जा रहे थे। सो रूम सबके ऑलरेडी डिसाइडेड थे। माय हस्बैंड वाज लिविंग इन अ सेपरेट रूम, मी एंड माय चिल्ड्रन वी वर गिवन आवर ओन रूम, एक सिंगल रूम हम तीनों को दिया हुआ था। आई थिंक बड़ा बेटा इस टाइम 10th में आ गया था, यस, ही वाज इन 10th एंड द यंगर वन वाज इन 7th। सो फिर सिलसिला यहाँ से चलना शुरू हुआ। सो आई थिंक इस दौरान भी मैंने शोभा जी का फिर भी कहना नहीं माना, और चीजें अप्रैल तक आते आते बहुत बिगड़ गई थी मेरे स्कूल में। द स्कूल स्टॉप पेइंग मी सैलरी, और उन्होंने मुझे डिमोट भी कर दिया था। तो अब मुझे लगा कि अब थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। तो आई थिंक फिर भी मैंने घर के लेवल पे कुछ नहीं किया, सिर्फ स्कूल के लेवल पे एक छोटा सा वो डीएसटी में एक उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए एक अपील डाली डीएसटी में, टू ऑर्डर द चैलेंज, तो टू चैलेंज द ऑर्डर विच वाज पास्ड बाय द स्कूल अगेंस्ट मी। तो चले ये सिलसिला शुरू होना हो गया। फिर उसके बाद एक ही घर में हम रह रहे थे, बातचीत मॉम से हो जाती थी, बच्चों की भी होती थी, पर समटाइम मॉम भी उन्हें शन कर देती थी, सुतेला कह के, कि चलो तुम सुतेले हो। तो वहां पे भी चीजें
दिखावे के लिए, मतलब कि बाहर आउटसाइडर को देखने को लगेगा इट्स वी आर वन यूनिट, पर घर के अंदर ये हिम्मत बंधाना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल टूट गई थी इस टाइम। आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड इनसाइड, आई वॉज कंप्लीटली ब्रोकन, आई वॉज एक्चुअली डेड। सो इस स्टेज पे जो जीवन दान उन्होंने मुझे दिया इस स्टेज पे, उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था। उस टाइम तो लाइक अ डेड पर्सन आई वॉज चल रही थी सीधा। पर आज उस जीवन दान का मतलब समझ आता है। आज व्हेन आई एम हियर आपके सामने अपनी लाइफ की जर्नी जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब मुझे समझ आता है। तो वो जीवन दान उन्होंने मुझे उस वक्त दिया, तो उन्होंने हिम्मत बंधाई। और क्योंकि मेरे मॉम डैड थे इस टाइम, मॉम डैड वो मेरे फादर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते थे, और मैं उन्हें चाहती नहीं थी कि उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब करूं या कुछ करूं। और वो मैं उनको पीछे ही रखती थी, मैं कहती थी आपका ज्यादा बीच में आना जरूरी नहीं है इसके इस ड्यूरिंग एनी हाउ। तो ये एपिसोड स्कूल वाला चलना शुरू हो रहा था। अभी इट वाज जस्ट द बिगिनिंग, इट वाज जस्ट द बिगिनिंग। तो उसके बाद आई थिंक उस सेकंड रेंटेड हाउस में भी हमारी लीज खत्म हो रही थी, और मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों मूव आउट कर गए, और मुझे और मेरे बच्चों के ऊपर उन्होंने एक इंजंक्शन सूट फाइल कर दिया। बोथ द सन्स दे वर माइनर्स दैट टाइम, एंड आई थिंक नवंबर 2016 में उन्होंने हम तीनों पे इंजंक्शन सूट फाइल करके हमें उन्होंने कहा कि आप उस घर में नहीं आ सकते। तो मैं और मेरे बच्चे तीनों अकेले उसी घर में रेंटेड हाउस में, जिसका हमें पता नहीं था कि इसकी लीज कब तक है, कितनी देर तक है, कुछ पता नहीं था, हम तीनों वहां पे अकेले रह गए। उसके बाद जनवरी या फरवरी में आई थिंक मेरे हस्बैंड ने और लिटिगेशन वन आफ्टर द अदर उन्होंने लिटिगेशन पे शुरू कर दिया। अभी मेरे पुराने सवालों के जवाब मुझे मिले नहीं थे कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, ऐसा क्या गलती कर दी कि जिसकी इतना बड़ा हमें, मुझे और बच्चों को ये सजा दी जा रही थी। आई थिंक गुनाहगार भी होता तो उसको भी थोड़ा सा दिया जाता है। हमने कोई ऐसे गुनाह नहीं किए थे, पर हमें हमें हमारी गलतियां बताते तो सही, बट नो बडी चूज टू टेल अस एनीथिंग। सो बहुत इधर उधर सिर मारा, इधर उधर, देन आई गॉट इनटू लिटिगेशंस, बहुत सारा, फिर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, यहाँ पे वहां पे। एंड बड़े बेटे के 10th के बोर्ड के एग्जाम्स थे, छोटे बेटे के 7th के थे। सो आई हैड टू बी एवरीवेयर। एक तरफ अपना स्कूल भी जा रही थी कि अभी कोई सैलरी देंगे, बिकॉज आई वॉज विदाउट मनी। जॉब पे मुझे वापस रख नहीं रहे थे, पोस्ट मुझे दे नहीं रहे थे, कोई काम मुझे नहीं दे रहे थे। सो आई वॉज जस्ट, आई थिंक बिल्कुल खत्म जैसे होता है, आई वॉज वॉकिंग डेड। सो दैट काइंड ऑफ अ लाइफ आई वॉज लिविंग। पर बच्चे थे एनी हाउ। वो उस सेकंड रेंटेड हाउस की लीज भी खत्म हो गई हमारी। तो हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें बोला कि मकान खाली करें। तो मकान खाली करके कहाँ जाना था, कोई जगह नहीं थी हमारे पास। तब तक मैंने, क्योंकि अगे मैं बोलूंगी कि मैंने शोभा जी की उस टाइम एडवाइस ले ली होती तो आज ये वाली स्टेज नहीं होनी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद बात से चीज सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। बट आई शॉपिंग, उनके लिए वो रुक नहीं रहे थे। और मेरे पास शायद हिम्मत नहीं थी, आई वुड रादर से, कि मैं इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। आई वॉज वेरी जस्ट शैटर्ड एंड डेड इन साइड। एनी हाउ, फिर भी हिम्मत थोड़ा बहुत जुटा के बच्चों का थोड़ा देखना, उनका लुक आफ्टर करना, हम तीनों उस घर पे थे। एंड फाइनली बहुत डर्टी सीन्स हुए, जहाँ पे उस लैंडलॉर्ड ने हमें बड़े गंदे तरीके से, मतलब कि फाइनली हमें वो मकान भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत, यू नो हाउ लैंडलॉर्ड्स आर एंड हाउ पीपल आर। तो हमें अप्रैल में 2017 मुझे वो घर खाली करना पड़ा। तो वी हैड नो प्लेस, एक्चुअली आई हैड नो मनी, नो वर्क, नो नो जॉब, नो हाउस। तो सब कुछ एकदम खत्म हो गया था। तो उसके बाद जब हर चीज एकदम एंड हो गई थी, तो मैंने और बच्चों ने डिसाइड किया, क्योंकि कोई दूसरी जगह थी नहीं जाने के लिए, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जम्मू चले जाऊंगी। तो आई वेंट देयर, कुछ समय जम्मू में रही। बट अपने फादर को देख के, मदर को देख के, क्योंकि यू नो हाउ पेरेंट्स आर, शायद वो ले नहीं सके मेरे फादर। और बड़े ऐसे डिप्रेस हो गए थे ये सारे सीन को देख के। तो छोटा शहर होता है, लोग पूछते हैं बेटी घर आ गई, बच्चे घर आए हैं, सब ठीक है, क्या बात है, बच्चों ने घर नहीं जाना, यू नो हाउ पीपल आर। तो एंड आई थिंक फिर इस टाइम मुझे लगा कि जहाँ पे अगेन शोभा जी वॉज वेरी वेरी वरिड अबाउट मी,
वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद थे, बहुत बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। तो फिर उन्होंने मुझसे बात करी, उनका फोन मुझे आया था। देन आई डिसाइडेड कि अब मेरे को वापस दिल्ली आना चाहिए और मेरे को अपनी चीज जिंदगी मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं से हम थोड़ा सा शुरू करें। तो मी एंड माई एल्डर सन वी केम बैक, छोटे बच्चे को अभी वहीं रखा था। सो फिर हम नेक्स्ट 7-8 मंथ्स के लिए मैं अपने ब्रदर के घर रुकी। मेरा ब्रदर दिल्ली रहता था, उसका वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट शेयर करता था, तो उन्होंने 7-8 महीने के लिए अपना एक कमरा मुझे और मेरे बच्चों को दे दिया था यहाँ रहने के लिए। तो देन क्योंकि बच्चों का स्कूलिंग भी था, दे वर स्टडिंग इन साउथ दिल्ली स्कूल, तो उनका स्कूलिंग शुरू होना था। माय एल्डर सन वाज ऑलरेडी इन 10th, आई कुड नॉट अफोर्ड कि उसकी पढ़ाइयाँ मिस हों। तो फाइनली थोड़ा सा इस स्टेज पे मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक वो केस डाला था, और उसके बाद द कोर्ट ऑर्डर्ड कि बच्चों की एजुकेशन एंड एवरीथिंग शुड बी वेल टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द डे वन। तो पहले दिन से ही बच्चों का एजुकेशन एंड एवरीथिंग, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एजुकेशन, वो लुक आफ्टर होना शुरू हो गया। एंड क्योंकि शोभा जी थे इस पिक्चर में, तो तभी ये फटाफट फटाफट बड़ा जल्दी हुआ। एनी हाउ, तो 7-8 महीने यहाँ रुके, और स्कूल का, और इसी दौरान 2000 या इट वाज 18 आई थिंक 17 और 18 का ही कुछ समय ऐसा चला। उसके बाद या आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा रही थी, सैलरीज वगैरह नहीं दे रहे थे। एंड एनी हाउ आई वाज ट्राइंग टू संभाल रही थी अपने बच्चों को और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी इस टाइम पीरियड में। 2017 I remember, I don't know 17 और 18, आई थिंक 2018 नवंबर के आसपास मेरा डीएसटी का ऑर्डर भी आ गया था, और उन्होंने मुझे मेरी पोस्ट वापस स्कूल को ऑर्डर करा कि नूपुर की पोस्ट उसको वापस दे दी जाए। सो द डे दिस ऑर्डर वाज पास्ड, उसके नेक्स्ट डे माय फादर पास्ड अवे इन जम्मू। तो मुझे अगेन फिर वापस जाना पड़ा। तो उनका सारा वो जो फाइनल राइट्स थे वो करके, आफ्टर 15-20 days आई अगेन केम बैक टू दिल्ली, वापस आई। आई ट्राई टू ज्वाइन बैक टू माई स्कूल, पर अगेन स्कूल वालों के पास मेरे लिए कोई काम नहीं था, कोई जगह नहीं थी, बट मैं डटी रही। अगेन ये हिम्मत देना कि एकदम डटे रहना, फियरलेस रहना, ये सारी चीज मैं आज भी बोलूंगी और मैं बार बार बोलूंगी, मैंने शोभा जी से ही सीखी, और उन्होंने ही मुझे सिखाई ये वाली चीज कि डटे रहें अपनी चीज पे, निडर रहें, फियरलेस रहें। तो मैं जाती रही वहां पे, चाहे मैं पेड़ के नीचे बैठी रही फॉर 6 months, चाहे मैं टॉयलेट के पास बैठी रही, कोई कमरा नहीं था, बट एनी हाउ मैं डटी रही। फाइनली उन्होंने मुझे डेली वेजेस पे रखा 2018 ऑनवर्ड्स, या 18-19 ऑनवर्ड्स उन्होंने डेली वेजेस पे रखा, एंड देन फाइनली धीरे धीरे उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड पेइंग मी सैलरी। 2019 अप्रैल ऑनवर्ड्स उन्होंने मुझे रेगुलर सैलरी देना शुरू कर दिया। तो लाइफ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमारा ट्रैक पे आ रहा था, बच्चे भी थोड़ा सा सम, आई थिंक वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू कम ऑन टू द ट्रैक। तो फिर जब मेरी मॉम इन लॉ ने हम पे इंजंक्शन सूट डाला था, तो उस सूट में भी बहुत कुछ पता चला था। तो मैंने एक दिन, क्योंकि बहुत सारे लंबे लंबे कागज थे, बड़े बड़े कागज थे, तो मैंने पूछा था, मैं शोभा जी व्हाट इज रेलिंक्विश, तो उन्होंने समझाया था कि ये इसका मतलब क्या होता है। तो तो बहुत सारे सवाल थे इस पीरियड में, कि बहुत सारी चीजों की रेवलेशंस हुए, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे, मेरी जिंदगी में ज्यादा लोग तो थे ही नहीं, मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड थे। तो बहुत सारी चीजें जो अनआंसर्ड थी, कुछ हद तक इस स्टेज में मुझे पता चला, एंड कुछ हद तक मैंने अपने को सेल्फ डिस्कवर भी किया। आई ऑल्सो सेल्फ डिस्कवर्ड माई सेल्फ ऑल्सो, एंड थोड़ी सी अपनी जर्नी को भी ट्रैक पे लाना शुरू किया। एंड धीरे धीरे बाकी कोर्स वगैरह तो चल ही रहे हैं, वो प्रोसीजर्स चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और या आई एम हियर वेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज मेरी जर्नी, आई थिंक टुडे आई फील, बिफोर एंडिंग, आई थिंक इट वाज अ वेरी लॉन्ग सेशन, आई वुड रादर से over the years, in the entire journey, I have tried to convert my pain into my power. This what I feel. I have, yeah, I have converted my pain into my power. And yes, I don't want to look, when I now when I stand here and when I look back, so then I feel, yes, I am a victor, not a victim.
बिकॉज विक्टिम बन के मुझे वैसे भी सिंपथीज नहीं चाहिए थी किसी की. बट नाउ आई एम हैप्पी, आई एम मोर कॉन्फिडेंट, आई एम मोर फियरलेस. सो अच्छा लगता है. एंड आई एम वेरी प्राउड, यू नो, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, that I'm a proud mother of two lovely sons and where I stand. So this is my journey and this is my this. I think I have spoken enough. Thank you. टाइम लिया, अपने बारे में बोला. मुझे ये बताओ कि अभी तक वो क्वेस्ट हुई है पूरी जहां आपको लगता है कि वो क्या क्या गलत था, या मैं अगर उस जगह चुप ना रहती, उस जगह को वहीं एड्रेस कर देती, तो शायद चीजें इतनी खराब ना होती. ऐसा कुछ कहीं समझ में आया आज तक? Yes, Shobha ji. Whenever I try to, I think my structure, my stature, my voice has always been on a very higher side. So, तो जब क्या होता था, whenever I used to ask questions या कुछ, the person, the person, he chose not to answer my this thing. तो जब हम कभी कभार एक होते हैं कि आप किसी से पूछते हैं, the other person will respond or react to what you are, asking. But when the person who's in front of you who chose not to answer whatever you are asking, तो उस वक्त फिर आपको लगता है कि ठीक है, let it be. एक तो ये रीजन होता है. दूसरा ये होता है कि कई सालों तक मुझे हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी डरती थी, मैं भी fearful थी कि बच्चों का क्या होगा, who will look after them, मैं संभाल पाऊंगी बच्चों को, मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी, इज इट पॉसिबल, मॉम डैड का क्या होगा, उन पे कोई प्रेशर ना आ जाए, वो कैसे कर पाएंगे, वो खुद अपने को संभाल नहीं पाते, भाई अपना, मेरी यंगर सिस्टर है वो शादीशुदा है, उसको मैं डिस्टर्ब कर नहीं सकती, क्योंकि यू नो हाउ सोसाइटीज आर. क्योंकि अगर आज भी मैं अगर अपनी सिस्टर को फोन करती हूँ तो उनके इन लॉज बोलते हैं कि भाई अपना घर तो बसाया नहीं है तो अब उसका घर बर्बाद करेगी. तो कहीं ना कहीं मैं भी फिर अपने को सिक्लूड कर लेती हूँ. मुझे लगता है ऐसे किसी को बार बार ऐसे नॉक करके डिस्टर्ब करना नहीं ठीक है. और जिनके साथ मेरे अगर कुछ होते थे, कॉन्फ्रंटेशन होती थी, अगर मैं उनको पूछती थी, वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देते थे, क्योंकि मेरा आप एनकाउंटर ही टीचर ऐसे हो ना? लोग. हाँ आप जी. टीचर हो, यस. और मान लीजिए कि आपसे आपकी फीमेल स्टूडेंट्स ये पूछें कि अगर वी गेट मैरिड टू, और व्हाट इज योर एडवाइस टू सेव योर फैमिली, आप अपने आप को चुप करते जाएं और सहते जाएं, या आप बोल लें, पहले इंस्टेंस पे बोल लें जहां आप इग्नोर होते हैं, जहां आप वायलेट होते हैं, आप रॉन्ग होते हैं, या आप you are just pushed under the carpet, like you don't exist for the other person. तो आपको मतलब आज आपने अपनी जर्नी के डिफरेंट फेजेस देख लिए, हमें बताए भी, पर आप क्या एडवाइस करोगे बच्चों को अगर आपसे आज कोई समझने आए? मान लीजिए आपका कोई बच्चा अभी स्टूडेंट मैरिज के लिए जा रहा है, लाइक शी इज गेटिंग मैरिड, तो एज अ मदर या एज अ एल्डर सिस्टर या एज अ टीचर या एज अ काउंसलर, आप क्या समझाओगे? what is now for you is an ideal way to handle your marriage? To always address your issues, to always respond, not to remain quiet. I think मेरी सिचुएशन में क्वाइट रहने के रिपरकशंस बहुत सारे मैंने और मेरे बच्चों ने झेले. आई मीन जो it is not repairable, I would rather say. It will take a lot of time to repair. Yeah, but if anybody comes to me, तो I would, मेरा first and foremost advice उसको यही होगा कि please always address your issue, whether सामने वाला बंदा आपको respond करे या ना करे, पर अपनी बात आपने रखनी जरूर है, रखनी हमेशा चाहिए, रखनी हमेशा चाहिए. अगर सामने वाला, पर शोभा जी मेरे केस में ऐसा था कि अगर मैं बात रखती थी आगे, वो डिपेंड करता आप किस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं. अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जिसके साथ अपनी प्रॉब्लम एड्रेस कर रही थी, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता था, फिर देन आई यूज्ड टू अगेन गो बैक इनटू, आई वाज लाइक हैंगिंग कि यस में है, नो में है. डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन ऑल्सो कि वेदर ही इज, आई वुड नॉट से रिएक्ट, आई वुड से रिस्पॉन्ड टू योर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड टू योर रिएक्शन. एक तो ये होता है ना कि जैसे आपने क्वेश्चन किया, और एक हाँ जी. मतलब जो मैं समझना चाह रही हूँ, वन इज क्वेश्चनिंग इट, आस्किंग. कई बार वाइफ्स या हस्बैंड वो वाले सवाल कर लेते हैं, वाइफ्स आर बीइंग ब्लेम टू मेक क्वेश्चंस,
बताओ, पीछे लगे रहो, पूछो, इरिटेट कर दो टाइप्स वाला। वो भी लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि वाइफ्स इरिटेट करती हैं, मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब, उसका कभी और हैंडल करेंगे अपन लोग। बट अभी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब आप पूछते हो, अज्यूम कर लीजिए आप गए, राइट, ऐसा सोचते कि जैसे आपके हस्बैंड ने सडनली आपके संग सोना बंद कर दिया एक कमरे में, नाउ दैट्स, कोई कहेगा क्या बार बार नॉट स्लीपिंग विथ मी, नॉट स्लीपिंग विथ मी बोल रहे हो, पर आप जो कहना चाह रहे हो शायद वो ये है कि वन नॉर्मल बिकेम एबनॉर्मल, लाइक वन नॉर्मल थिंग जो कि एक मैरिज लाइफ में होती है, दैट यू आर लिविंग इन द सेम रूम, उसमें से एक yes. नॉर्मलसी, एक चीज एबनॉर्मल हो गई, राइट? अब आपने पूछा क्या कभी कि why suddenly we are behaving like this, ऐसा आपने सवाल किया क्या? हाँ जी, हाँ जी, कितने मैं टाइम वही बाद कह रही किया? हूँ कि मैंने उन I think when he came back to his room, and I asked him कि, but he was uncomfortable. He used to show from his body language कि he was uncomfortable, और ऐसे लग रहा था he used to make me feel कि मैं जबरदस्ती उनके ऊपर, जबरदस्ती अपने को उनके ऊपर वो कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। बीइंग हिज वाइफ, साथ बैठना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना बुरी बात नहीं होती, बट हाँ, अगर कोई मुझे इस टाइप का शो करे तो मेरे ऊपर, यू आर इम्पोजिंग योर सेल्फ ऑन मी, सो देन आई थिंक मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं अपने को जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोपूंगी, तो मैंने भी थोड़ा सा अपना पीछे ले लिया, मैं अब उसमें कंप्लीटली। जैसे आप बोल रहे हो कि सर्वेंट्स हटा दिए या फिर कार हटा ली या बच्चों को फिर वैसे अपने अरेंजमेंट से जाना पड़ा, now if you are living up to a class, like you have a level, a quality of life, तो वो सडनली अगर वो ली जाती है तो दिखता है। यस, maybe lakhs and lakhs of people who might be living under, even below than that standards of life, but आपके केस में समझ में आता है कि your children and you were accustomed of a lifestyle, और वो अचानक से आपसे विड्रॉ कर ली गई, राइट? सो मच सो कि आपसे ही नहीं करी, बच्चों से करी। तो जब बच्चों से वो लाइफस्टाइल विड्रॉ करी गई तो आपने बात करी? हाँ जी, शोभा जी, मैं यही बोल रही हूँ, जब कोई मैं सवाल पूछती थी, उसका जवाब आगे से नहीं आता था, एकदम जिप था, सिर्फ क्योंकि हमारे आगे चीजें हो रही थी। जब तक मेरे को एक चीज, मैं घर आई, आज मुझे पता चला कि बच्चों को स्कूल से किसी ने घर नहीं लाया। आई वॉज ऑन माई वे फ्रॉम माई स्कूल, फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, आई वॉज ऑन द वे, और मुझे बच्चों के स्कूल से फोन आता कि आपके बच्चे अभी रिसेप्शन में बैठे हैं, तो प्लीज आप उनको आके ले जाइए। तो ये मेरे को सडन, मेरे को ख्वाब नहीं आएगा, तो मैं फिर अपने बच्चों को जी के गई, उनको लेके फिर उनको घर लाई। जब मैंने अपने मदर इन लॉ को पूछा, हस्बैंड को पूछा, उनका जवाब नहीं आता था, सिर्फ चीजें होती थी, होती भी शौक में ऐसे होता था कि मैं अपने स्कूल बैठी, बच्चे अपने स्कूल में वहीं फंसे रह गए, क्योंकि ड्राइवर्स को मना कर दिया गया। और मैं रास्ते में, व्हाइल आई एम ड्राइविंग कमिंग बैक टू माय होम, आई यूज्ड टू कॉल माय ड्राइवर की, क्या बात है भैया, आपने क्यों नहीं लिया? कहते हैं कि हमें मना किया गया है। तो चीजें ना शोभा जी, मेरे केस में सडनली, मतलब एक्शन इन एक्शन में दिखती थी। कोई ऐसे नहीं बोलता था कि तुम्हारे बच्चों को नहीं लाना, अपना मैनेज कर लेना, ऐसा नहीं था, हमें मौका नहीं दिया जाता था संभलने का। हो जाता था। हाँ जी, सिर्फ पता चलता था फोनों के थ्रू, वो भी सर्वेंट्स बताते थे, क्योंकि बोथ द मदर एंड द सन दे प्रेफर टू जिप देयर माउथ, वो कुछ नहीं बोलते थे, चाहे मैं उनके दरवाजे के बाहर घंटों घंटे खड़ी रहती थी, चाहे मैं उनसे कुछ जवाब मांग रही होती थी, क्योंकि फिर वो सामने से, आई थिंक, जवाब वो चले जाते थे, दे यूज्ड टू वॉक ऑफ। सो मॉम भी क्या करते थे, नर्स को बोलते थे व्हील चेयर लो और लिफ्ट में रखो और मैं नीचे जाऊं, वो ऐसे चले जाते थे। जैसे मैंने अपने बच्चों का एक इंसिडेंट बताया कि दोनों स्कूल में रह गए, और मैंने ड्राइवर को बोला कि मुझे 40-45 मिनट्स लगेंगे अपने स्कूल से आने में, तुम उधर हो, तुम ले लो। तो उसने कहा नहीं, हमें मना किया गया है। तो फिर मैंने अपने बच्चों को लिया। तो ये ऐसी चीजें मेरे साथ हुई हैं, मेरे और बच्चों के साथ, हमें बताते नहीं थे शोभा जी। क्या रीजन लगता है? कुछ ऐसा लगता है कि आप शुरू से चुप रहे, या फिर डिफरेंस बहुत ज्यादा था दोनों फैमिलीज में? क्या कोई कभी आज तक समझ पाए हो कि ये इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है? दिस इज नॉट नॉर्मल,
for I know, sure. I know that. I know that कपड़े काट देना, शैम्पू की बोतल में तेल डाल देना, मोबाइल फोन टी केटल में फेंक देना, इट इज नॉट नॉर्मल, रियली इट इज नॉट नॉर्मल. कपड़े कट जाते थे सिजर से. तो ये चीजें मैंने इसलिए डिस्कस वो अपनी स्टोरी में नहीं बताई. बट यस, अगर आप ये कहते हैं कि फैमिली का थोड़ा सा वो गैप, क्योंकि वो मेरे को, अगर मैं थोड़ा सोचूं तो वो आता है दिमाग में, ख्याल आता है. क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पीरियड को याद करती हूँ जब उस लड़की का बड़ा इन्वॉल्वमेंट था. द सो कॉल्ड सिस्टर एंड मदर इन लॉ वाज आल्सो देयर. क्योंकि जब उस टाइम भी मेरे हस्बैंड बड़ी ऑफेंसिव बातें कर देते थे. तो ऑफेंसिव क्या होती थी? ही यूज्ड टू टेल अस गंदी नाली के कीड़े, गरीब गुरबे. सो दीज वर, तो it was like very shocking. Had it been my sister in my place, तो she would have blasted. तो हाँ, मेरे लिए एकदम ऐसे आना, it was like a shock to me. और मुझे रिएक्ट करना नहीं आता था इन बातों पे. यू नो, अब मैं इस पे क्या बोलूं? गंदी नाली के कीड़े, कहाँ से उठ के आ गए हो, कूड़े से उठ के आए हो तुम. सो इट वाज लाइक, कई कई सवाल आई थिंक मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी. शायद शायद मुझे आता नहीं होगा देना. आपको अगर आज मौका दिया जाए रिवाइंड करने का, तो कोई एक जंक्चर याद आता है लाइफ का जहां आपको लगता है मैं उस वक्त गिव अप कर देती, मैं तब एक कॉल ले लेती? कोई है ऐसा या नहीं है, एक्चुअली आपके हाथ में नहीं था? गिव अप वाली बात अगेन, मतलब बहुत. मैं छोड़ के चली जाती, मैं तब एक कॉल ले लेती, यू नो मैंने इतना ह्यूमिलेशन लिया ही नहीं होता. एज यू सेड व्हाइल बिगनिंग दैट आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, Yes. यू नो. और ये एहसास होना कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एंड आप मुझे एक बहुत अच्छे मकान में रख लें, मेरे पास स्टेटस दे दें, और यू नो आई एम शोकेस्ड एज यू नो अ वेरी हैप्पी गो लकी वाइफ. और प्रैक्टिकली आई नो मैं क्या कैसे ट्रीट हो रही हूँ. तो वो कैसे ट्रीट हो रही हूँ वाली फीलिंग भी आई थी क्या कभी, या यू आर लाइक सो ओवरवेल्म्ड बाय द कवर? No, no. Initially, when I told you that stage, when he got very disconnected and he was living separately, sleeping separately on the ground floor. तो उस टाइम मुझे लगता था कि क्या हो गया, ऐसा लगता था दुनिया खत्म हो गई है. तो अगर मैं अपने यही सवालों के जवाब अपनी माँ से, उस टाइम मैं अपनी माँ से ही करती थी, क्योंकि आई नेवर स्पीक, आई वाज नॉट वेरी आउटस्पोकन पर्सन. मैं सबसे बात नहीं करती थी. तो मेरे सबसे क्लोज मेरे पेरेंट्स ही होते थे, मेरी मदर या मेरी यंगर सिस्टर. तो अगर मैं उनसे ही अपना दिल फरोलती थी, तो वो यही कहते थे कोई नहीं बच्चे, ठीक हो जाएगा. माँ बाप यही बोलते हैं ना कि ठीक हो जाएगा, इट्स ओके इट्स ओके. अरे बच्चे, ही इज लुकिंग आफ्टर यू, ही इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, योर नीड्स आर मेट, कोई बात नहीं, होते हैं. तो शी यूज्ड टू गिव एग्जांपल्स. कोई नहीं, फलानी का देख ले, मासी का देख ले ना, सब ऐसे ही होता है बच्चे, सब चलता है घर में, ऐसा चलता है. और तुम हर चीज बड़ा पर्सनल क्यों लेती हो? वाई डू यू टेक एवरीथिंग कि भाई मेरा ह्यूमिलिएशन हो रहा है या मैं इंसल्टेड फील कर रही हूँ? ऐसा क्यों सोचते हो? यू हैव चिल्ड्रन, बच्चे ग्रोइंग अप हो रहे हैं, तो प्लीज आप उनका देखें. एक तो हो गया ये चीज, मैं सारी चीज इन पे नहीं डालूंगी. माई सेकेंड थिंग वॉज ऑल्सो कि मैं डरती भी थी. मैं सारा कंप्लीट ये इसको ऐसे रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलूंगी. मैं खुद भी मैं डरती भी थी खुद भी. पर एट द सेम टाइम कभी जैसे मेरी मदर ने अगर मेरे फादर को बोला ये वाला चीज का, तो मेरे फादर को बड़ा वियर्ड लगता था. वो कहते थे चलो मैं बात करता हूँ बेटे से. तो मैं खुद कहती थी नहीं नहीं प्लीज आप मत करें, ये मेरा और उनका मामला, मैं देख लूंगी. पर मेरी बात करना, आई थिंक वो नहीं सुनते थे मेरे हस्बैंड, या मतलब कि वो चुप रहते थे, उसका सवाल का जवाब नहीं देते थे. या मैं इतना स्ट्रेस से या इतना इस टोन में उनको नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं ये बोलूंगी कि मैं डरती भी थी उस टाइम. बच्चों क्या शच्चों का डर? आई थिंक बच्चे वगैरह देख के कि उनका कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे मैं अकेली उन्हें पाल सकूंगी, या विल आई बी एबल टू लुक आफ्टर देम, अकेले कैसे चलेगा. तो ये बहुत सारी चीजें थी, तो मैं इनको बिल्कुल एकदम सहम जाती थी. और मैं कहती थी छोड़ दो, उसको एक्चुअली मैंने लाइफ सच में मान हमारे लिया था. पास कोई प्री रिकॉर्डिंग नहीं होती है ना, कि शायद आगे 10 साल में ये होगा और हमको शायद फास्ट फॉरवर्ड से पता चल जाए, तो हम एक कॉल ले लें कि देखो आगे जाके ऐसा हो जाएगा, तो इससे बेटर है आज सोच लो क्या करना है. वो तो पता ही नहीं होता. सो मे बी दैट इज द रीजन यू कीप, यू नो, मेकिंग एफर्ट्स की शायद अब एंड ठीक हो जाएगा.
क्योंकि जब मेरे को सरफेस लेवल पे सवालों के जवाब नहीं थे मेरे पास, तो मैं कहती थी चलो जैसे जिंदगी चल रही है चलने दीजिए, एटलीस्ट कोई डिवाइन पावर है जो मुझे कहीं ना कहीं एक जगह पहुंचाएगी जरूर। क्योंकि मैंने अपने को सरेंडर कर दिया था शोभा जी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई सरेंडर्ड, क्योंकि मेरे को ऑन सरफेस लेवल किसी भी सवालों का कोई मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत परेशान थी अंदर ही अंदर से, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द एक्यूरेट व्हाट आई रियली वांटेड। सो देन आई सरेंडर्ड, आई सेड लेट इट बी, चल रहा है ना, कोई नहीं, जब वक्त आएगा देख लेंगे। तो इस टाइप का मेरा वो बन गया। बट एज ये एन कभी आउटसाइडर, अगर एज एन आउटसाइडर आपको अपनी लाइफ देखनी हो, यस, एनी एवरीबody वुड लाइक कि एक हैप्पी गो लकी फैमिली चलती रहे, राइट? एंड आई डू अंडरस्टैंड हाउ मच दैट फैक्ट इज डियर टू यू, एंड फॉर दैट आप अभी एफर्ट्स कर रहे हो उसके लिए, एंड गुड लक फॉर यू फॉर दैट। लाइक आई विश यू द ऑल द बेस्ट कि आपको सक्सेस मिले उसमें। बट आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर आज की डेट में अपने आप को एज एन आउटसाइडर देखो, या बाहर से देखो अपने आप को 10 साल पहले, when you were in a family, for people you were in a happy go lucky family and you knew आपके संग क्या हो रहा था, और आज आप देखो तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप which Nupur you respect more? आई थिंक आज मैं जहां पर हूँ, क्योंकि मेरे को अपने पे जो विश्वास नहीं था, जो उस टाइम मुझे लगता था कि मैं अपने अकाउंट्स मैनेज नहीं कर सकती, मैं बिना अपने हस्बैंड के या बिना अपनी मदर इन लॉ के ये नहीं हो सकता, क्योंकि सब चीजें वर मैनेज एंड टेकन केयर ऑफ उस टाइम। रहने दो, ऐसा ही है। सो ये भी बड़ा मैटर करता है, और मेरे केस में ये काम नहीं आता था मुझे। आई नो इट नेवर वर्कड फॉर मी। गुड लक। आप आगे भी आके अपनी बात रखते रहना, करते रहना, क्योंकि ये भी एक ग्रोथ का पार्ट है। यस, खुद के बारे में बोलना और खुद को जानना भी। अच्छा सेशन रहा, अच्छा लगा सुन के। आई होप जो लोग सुनेंगे उनको कहीं ना कहीं रिलेट करके अपने सॉल्यूशंस निकालेंगे। और बहुत देर करना अच्छा नहीं होता, बहुत देर करना ठीक नहीं होता। कुछ चीजों को कुछ टाइम तक इग्नोर करिए, पर समय पे बोलना, सही तरीके से बोलना और उसको एड्रेस करना, चाहे सामने वाला चाहे चाहे ना चाहे, वो बहुत जरूरी होता है। सवालों के साथ जीना और खुद को खत्म करते रहना, या सामने वाला आपके ऊपर वॉक ओवर करके चलता रहे, वो कभी भी अच्छा नहीं होता। ना आपके लिए अच्छा होता, ना उस रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता जिसके लिए आप इतना ज्यादा त्याग करने की सोच रहे हो। सो गुड लक, थैंक यू। एंड फिर मिलते हैं। Thank you very much, Shobha ji. Thank you. Thank you, we the women of India. God थैंक यू, मोस्ट वेलकम। bless.